नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कांग्रेस के दुर्ग में शाह, जी हां, क्योंकि आज देश की राजनीति के जाने माने दिग्गज अमित शाह पहुंचे छत्तीसगढ़ में दुर्ग में, जहां पर अधिकतर सीटों में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। और दुर्ग में उन्होंने हुंकार भरी रैली को संबोधित किया, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को बल दिया। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि मैं भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हूं। कांग्रेस पर उन्होंने राम के नाम पर सियासत करने का आरोप इस दौरान लगाया। इसके साथ साथ भूपेश बघेल सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं शाह के दौरे पर सियासत में गर्मा गई। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए फिल्म आदि पुरुष के बैन करने की मांग कर दी। भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान श्री राम की धरती पर ननिहाल में उनका स्वागत है अमित शाह का, लेकिन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म आदि पुरुष को बैन किया जाए, ये बात भूपेश बघेल ने कह दी ट्वीट के जरिए। लेकिन शाह के दौरे पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, ये हम सबको खेद रहेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी प्रभु श्री राम के ननिहाल आए और आदि पुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना चले गए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की ये मांग राजनीतिक नहीं है, ये हमारे आराध्य की छवि पर हुए प्रहार का सवाल है, जिस पर हम सभी राम भक्तों को आघात पहुंचा है। भूपेश बघेल ने साफ तौर से मांग की है कि आदि पुरुष को बैन किया जाए, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार को आज जमकर कोसा। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को, हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी सरकार चलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने एक एक करके भूपेश बघेल पर सियासी तीर छोड़े। शाह फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हूं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता को भी प्रणाम करता हूं। भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए अमित शाह हुंकार भर रहे थे और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को अपनी उंगलियों पर एक एक करके गिनवा रहे थे। तो दूसरी तरफ अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का जिक्र करते करते कांग्रेस पर अमित शाह भगवान राम के नाम पर वोटों की सियासत करने का इल्जाम भी थोप रहे थे। घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई। ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। युवाओं, आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना था, मिला है? जोर से बोलो, मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का स्वागत भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ही अंदाज में किया। भगवान राम का जिक्र हुआ तो भूपेश बघेल ने भी ट्वीट के जरिए कटाक्ष किया और अमित शाह से फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग कर डाली। देखिए भूपेश ने ट्वीट करके क्या लिखा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सभी श्री राम भक्तों और प्रदेश वासियों की ओर से स्वागत है। साथ ही
विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज ही रामायण और प्रभु की छवि बिगाड़ने वाली फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की घोषणा करें। जय सिया राम। अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभांकर है। वे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लिए शुभ होता है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें आएगी और वो कांग्रेस की 67 सीटें आई। एक बार फिर से वो यहाँ पे दावा करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी और जो हमारा नारा है कि अब की बार 75 पार, वह साबित होगा। अमित शाह भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया उसके बारे में मौन रहे। अडानी और मोदी जी के गठबंधन के बारे में अमित शाह मौन रहे। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से कांग्रेस ने अमित शाह से 17 सवाल पूछे थे, जो देश के संदर्भ में था, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था। उसके बारे में भी अमित शाह मौन रहे। अमित शाह की जुमलेबाजी अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाली। साफ है, चुनाव चौखट पर है। ऐसे में कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में वापसी की उम्मीद है तो वो छत्तीसगढ़ ही है। ऐसे में शाह के दौरे के बाद यह अब साफ हो गया है कि बीजेपी के निशाने पर अब भूपेश बघेल ही होंगे। यानी छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छाने जा रही है, ये तय है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह क्या कमाल दिखा पाएंगे छत्तीसगढ़ में, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अमित शाह के दौरे पर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि प्रभु श्री राम के ननिहाल आया हूं, तो फिर कह दिया भूपेश बघेल ने कि प्रभु श्री राम के साथ खिलवाड़ और रामायण का अपमान करने वाली फिल्म आदि पुरुष को बैन कराएं। लक्ष्मी वर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, कौशल स्वर्णबीर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शारिक खान है प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत लक्ष्मी वर्मा आप ही के साथ, क्योंकि जब जिक्र किया अमित शाह ने कि प्रभु श्री राम के ननिहाल की धरती पर हूं मैं, ननिहाल में आया हूं, तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भगवान राम का अपमान और रामायण का अपमान करने वाली फिल्म #आदि पुरुष को अगर बैन करा दें तो इसमें तकलीफ क्या है? प्रभु श्री राम के सम्मान में इतना तो जायज है मैडम। लक्ष्मी वर्मा। भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि उनके छत्तीसगढ़ में पिता ने भगवान राम को लगातार अपमान किया है, तो क्या वो छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगेंगे उसके लिए? आप दोबारा दोहराएंगे अपना जवाब, एक बार दोबारा दोहराएंगे प्लीज। मैंने कहा कि यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी जो सवाल कर रहे हैं, उनके पिता ने लगातार भगवान राम का अपमान किया है। क्या भूपेश बघेल जी इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगेंगे? तो क्या लक्ष्मी वर्मा कंपटीशन चल रहा है कि हम इतना अपमान करेंगे, आप इतना अपमान करो, आप इतना किया हमने इतना किया? देखिए, हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपके बयान से ऐसा लग रहा है मैम। पार्टी देखिए, क्षमा चाहता हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता है बीजेपी की, लेकिन आपके बयान से ऐसा लगा मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भगवान राम के प्रति निष्ठ रही है और हमारे एजेंडे में हमेशा से जो सनातन संस्कृति संस्कार है उनको हमने वैचारिक रूप से अपनी पृष्ठभूमि में शुरू से रखा है। कहीं हम दिखावे और फैलावे के लिए बात नहीं करते हैं। आज जो हमारे यहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ जो 9 साल हुए हैं मोदी जी के कार्यकाल के, और उनको हम संपर्क से समर्थन महाअभियान के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। और उन 9 सालों में सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं उनको लेकर आज गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हम आम जनता से उनके बीच में चर्चा करके एक जनसभा के माध्यम से कार्यक्रम देने आए हैं। तो इस ढंग से अगर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि उनको भगवान राम के प्रति आस्था नहीं है। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है, भगवान राम के यहाँ गमन पथ का शोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है और हमारी राम के प्रति आस्था है, रहेगी हमेशा।
तो मेरा ये कहना है कि आप जो हमेशा अनर्गल बयान करके अगर दोषारोपण करने की अगर नीति बनाते हैं तो निश्चित तो आदि पुरुष को बैन नहीं करेंगे फिर? जनता पार्टी को ऐतराज कह दीजिए कि आदि पुरुष में प्रभु श्री राम का और रामायण का अपमान नहीं हुआ है। ये सेंसर बोर्ड का काम है, ये सेंसर बोर्ड का काम है। निश्चित रूप से अगर कोई धर्म संस्कृति को अपमानित सेंसर बोर्ड कौन चला रहा है मैम? एक सेंसर बोर्ड एक संस्था है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। किसके अंडर में आता है सेंसर बोर्ड मैम? गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं सेंसर बोर्ड। अनुराग ठाकुर कौन है? देखिए, आप इस तरह से जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है आप डिबेट करने नहीं बैठे हैं। मैं डिबेट करने बैठा हूं मैम। आपने सेंसर बोर्ड की बात कही, इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर कौन है? आज संवैधानिक संस्थाएं जो बनी है, कहीं ना कहीं तो उसके जो अंडर में होती है, राष्ट्रपति के अंदर में सारे संवैधानिक संस्थाएं काम करती है। उसी तरह से हर चीज के लिए एक एक जो व्यवस्थाएं की गई है, उस व्यवस्था के तहत आज आम जनता की ओर से बात आ रही है। निश्चित रूप से इस तरह जो कोई भी चीज होती है उसके लिए फिर विचार किया जाता है और वो बातें सामने आती है। लेकिन आज जिस प्रकार से जो बातें रखी जा रही है विरोध स्वरूप, तो हमने हमेशा से जो हमने फिर से मैं दोहराती हूँ कि जो हमारे इस भारत की संस्कृति, संस्कार और हिंदुत्व है, उसको हमने खुल के स्वीकारा है। ठीक है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। और कांग्रेस आई है धर्म से, धर्म को जाति से बांटने का काम कांग्रेसियों ने किया है। अगर हम आजादी के बाद की बात करें, जिस प्रकार से यहाँ पे कश्मीर के मुद्दे को लेके अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं इसमें हमेशा से किसी वर्ग विशेष को ये लोगों संतुष्ट करने के लिए जो नीति बनाई है, उसके कारण आज देश ने लंबा सफर किया है। और ये कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी कि यहाँ गांधी परिवार ने अपनी सत्ता के लिए इस देश को विभाजन करने से भी नहीं चुके। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए पाकिस्तान है। तो ये किस मुंह से बात करते हैं, मुझे ये आश्चर्य लगता है। ठीक है, शाहिद खान साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कही अमित शाह ने आज अपने दौरे के दौरान दुर्ग में, कि जो वादा किया था सरकार ने युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का, वो वादा पूरा नहीं हुआ सर, और ऐसे में युवा भी आक्रोशित हैं। तो क्या जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले, उन वादों पर सरकार खरा उतरने में नाकाम साबित हो रही है क्या? इसके साथ साथ कई ऐसे अन्य मुद्दे जो बीजेपी ने पकड़ रखे हैं और जिन्हें बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है उठाने की छत्तीसगढ़ में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अमित शाह जी जो इस देश के मंत्री है, बहुत सम्मानित है, हाँ। वो या तो पूरी जानकारी लेके आए हैं, या उनके जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उनके नेता हैं, वो हाँ। उनको पहले पूरी बात बताएं। भाई, बेरोजगारी भत्ते जैसी बात इतने बड़े मंच पर उन्होंने कह दी, जबकि 1,15,000 हमारे बेरोजगार नौजवान जो भाई बहने हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया है और आगे भी आवेदनों की जांच चल रही है, और जिसमें से करीब 70,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 किस्त प्राप्त हो गई है। तो इस तरह के बड़े मंच से इस तरह की बात, वोटों की राजनीति करने के लिए और जनता को भरमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक शगल है। और जो हमारी अभी आदरणीय प्रवक्ता बहन जी बोल रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है, भाई वो कहाँ ये इस मुद्दे को लेकर गांधी परिवार और देश विभाजन तक चले। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हमें जवानी हवाई फाइबर करते ज्यादा दिखी इन 2014 से, है ना। और 50 दिनों से मणिपुर जैसा एक छोटा सा राज्य चल रहा है, जिसको वो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो वो हिंसा को काबू कर नहीं पा रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि इंदिरा गांधी ने जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश कर दिया था और हजारों और लाखों वहां के सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। हमारी सेना पाकिस्तान की सरहद तक घुसकर आ गई थी। तो इस तरह की बातें गांधी परिवार, इंदिरा गांधी और जो अब कांग्रेस सरकार के जो एक ऐतिहासिक और एक साहसपूर्ण निर्णय रहते थे, उस पर टिप्पणी करना एक बहुत ही एक जनता के बीच में एक भारतीय जनता पार्टी का ये एक चुनावी एजेंडा रहा है कि वो इस तरह की बातें कर जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं। और आदरणीय अमित शाह जो आज आकर यहाँ पर एक गृह मंत्री के रूप में तो उनका निश्चित तौर पर स्वागत है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी नेता के तौर पर उन्होंने आकर जिस तरह की यहाँ पर जो बयानबाजी की है और एक चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया है,
उसमें एक सच्चाई रहती तो ठीक रहता। अमित शाह जी को ये भी बात करना चाहिए था कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के हिस्से की जो जीएसटी की राशि है, जो एक माइनिंग की जो रॉयल्टी की राशि है, हजारों करोड़ रुपए में है, जो केंद्र सरकार लगातार पेंडिंग कर करके लंबे समय तक लटकाती है, जिससे यहाँ पर जो जल कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार चल रही है उस पर विघ्न आता है, रोड़े आते हैं। तो वो राशि को भी आदरणीय अमित शाह जी को एक गृह मंत्री होने के नाते, केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री होने के नाते, वो छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के लिए, और अगर हितैषी बनकर आए थे 15 साल, उनकी भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार रही है, लोगों ने उन्हें अपना एक विश्वास दिया है, तो उसी विश्वास को एक उसकी भरपाई करने के लिए, जनता के प्रति आभार करने के लिए जो छत्तीसगढ़ की हित की योजनाएं हैं उनको लागू करने में तत्परता दिखाते हैं। लेकिन वहां पर आकर उनका प्रदेश में एक चुनावी प्रारंभ करना था, एक चुनावी माहौल बनाना था, और केवल यही करना था उनका आने का उद्देश्य। और अमित शाह जी का आना, जैसे कि अभी आपके चैनल में शुरुआत में दिखा रहा था, हमारे चेयरमैन जो कांग्रेस पार्टी के है, मीडिया के, वो बता भी रहे थे कि अमित शाह जी का आना हमेशा ही ठीक है। ये बताइए सर, अब बात आदि पुरुष के बैन की हुई तो बीजेपी कह रही कि आदि पुरुष फिल्म को बैन करना एक काम बीजेपी का नहीं है, ये काम सेंसर बोर्ड का है। तो अमित शाह थोड़ा ना बैन करेंगे आदि पुरुष को। भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय हमारी बहन जी ने भी बताया, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है प्रसन्न जोशी, बहुत से उनको पुरस्कार मिल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही चहीते वो है। सेंसर बोर्ड होता है केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक संस्था। तो उसके बावजूद इस तरह से जो, अगर इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही, बहुसंख्यक लोगों के एक विश्वास को ठेस पहुंच रहा है, तो इस चीज को जो केंद्र में बैठी सरकार है उसको पहल करना चाहिए। केंद्र सरकार को पास करने, सूचना प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, इन सबका उसमें योगदान रहता है। एक छोटा सा, इनको केवल राजनीति करना रहता है। एक गाने में अभी कुछ दिन पहले किसी बड़े स्टार की फिल्म आई थी, उसमें फिल्म की कलाकार ने नारंगी रंग का कपड़ा पहन लिया था, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संस्थानों ने बवाल मचा दिया था। तो इससे सिद्ध होता है कि इनके उद्देश्य केवल और केवल राजनीति करना रहता है, जनता को भरमाना रहता है, ताकि अपने वोटों की राजनीति कर सके, सत्ता की फसल को लहलहा सके। और मेन मुद्दे की जो बात है, आदि पुरुष मामले में भी इस तरह के वो गुमराह करने का जनता को प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मी वर्मा कुछ कहेंगे आप जल्दी से, फिर मैं कौशल स्वर्णबेर के पास जाऊंगा। मुझे ये कहना है कि अमित शाह जी जो है यहाँ पे, अभी हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि हाँ छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जिन जन घोषणा पत्र के साथ में, नहीं, फिल्म की बैन की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, फिल्म की बैन की बात, देखिए मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड है, लगातार आज पब्लिक में अगर डिमांड आ रही है तो निश्चित रूप से विचार जो है वो करना चाहिए। ये कह रही, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से जो सेंसर बोर्ड काम करती है, ये उनका ये, लेकिन सेंसर बोर्ड, ठीक है, मैं बस यही सुनना चाह रहा था कि आपने कम से कम ये बात कही कि विचार करना चाहिए सेंसर बोर्ड को भी, क्योंकि श्री राम के भक्तों की भावनाओं को आहत हुआ है, ठेस पहुंचा है। कौशल स्वर्णबेर, कैसे देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और इस दौरे से हुई सियासत? निश्चित तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दुर्ग से चुनावी आगाज किया। दुर्ग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के 6 मंत्रियों का पूरा गढ़ माना जाता है। तो अमित शाह ने ये कोशिश की है कि वहां पे दुर्ग लोकसभा, दुर्ग जो क्षेत्र है, लगभग 20 विधानसभा सीटें आती है, उसमें से 18 अभी कांग्रेस के पास। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 विधायक इस जगह पे हैं, और जंगल के बाद जब मैदानी इलाकों में आप देखें तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग में सबसे ज्यादा मजबूत है कांग्रेस। तो कहीं न कहीं अमित शाह का जो दौरा है, निश्चित तौर पर जो चुनावी रणनीति के लिए उन्होंने बात कही, जिस तरह से राज्य सरकार पर उन्होंने हमला किया, उसे निश्चित तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी आगाज कर दिया और किन किन मुद्दों के साथ वो धरातल पर उतरने वाली है। जहां तक बात बेरोजगारी भत्ता और जिन चीजों की बात कही जा रही थी, निश्चित तौर। ठीक है, लेकिन शाहरुख खान, आऊंगा कौशल जी, आपका ऑडियो को ठीक करा लें, आपकी ऑडियो थोड़ी दब रही है। शाहरुख खान, कितनी तैयारी है दुर्ग को लेकर? पिछली बार जैसा प्रदर्शन रहा वो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी दोहरा पाएगी, या फिर मुद्दों को लेकर बीजेपी उतरेगी और जंग जीत जाएगी? शाहरुख खान, देखिए, दुर्ग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो मैदानी इलाके हो, चाहे हमारे आदिवासी इलाके हो, या अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र रहे, उसमें कांग्रेस सरकार ने जो अपनी जल कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, उससे मेरे ख्याल से लगभग प्रदेश का 100% जो वर्ग है, या चाहे सभी वर्ग के लोग हैं जो उन योजनाओं के दायरे में नहीं आए, उन योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिला। तो
तो हम अपने जो विकास कार्य हैं, जो एक जन कल्याणकारी कार्य कांग्रेस सरकार ने आदरणीय भूपेश बघेल जी ने और जो हमारे सभी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे संगठन ने आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोगों के बीच जाकर उनकी भावनाओं को समझा है, और जन घोषणा पत्र की बात भी रही तो लगभग अक्षरशः पूरा हो चुका है जन घोषणा पत्र। और आने वाले समय में जो दुर्ग ही नहीं, हम सभी पूरे प्रदेश में एक बेहतर तैयारी के साथ हमारे संगठन ने बूथ लेवल पे एक बहुत मजबूत तैयारी प्रारंभ कर दी है। हमारी सरकार की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि साहब गोधन न्याय योजना का बुरा हाल है, गौठानों में गाय नहीं है, गौठानों में टीन शीट नहीं है, पशुधन के पीने के लिए पानी नहीं है, ये स्थिति है गौठान न्याय योजना की। इसके साथ साथ युवाओं की बात कही जाए, बेरोजगारी की बात कही जाए, शराबबंदी की बात कही जाए, ये तमाम मुद्दे हैं सर विपक्ष के पास, कैसे इनसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए, सभी योजनाएं बहुत एक अच्छे ढंग से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है, एक विपक्ष पार्टी है, 15 साल वो सत्ता में रही है और 5 साल से लगभग वो सत्ता से बाहर है, तो निश्चित रूप से उनका एक विरोधी दल होने के नाते जो सरकार की योजनाओं का विरोध करना उनका एक राजनीतिक धर्म बोल लीजिए या एक पार्टी का कार्य है, तो वो उसमें करेगी। भाई चाहे हमारी गोधन न्याय योजना का लक्ष्मी वर्मा, इस बार दुर्ग को भेजने की कितनी बड़ी तैयारी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत जमीन स्तर पे बूथ पर जाके काम कर रही है। निश्चित रूप से दुर्ग में जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं पाटन विधानसभा से, उनको हमारे बघेल जी वो हरा चुके हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी संगठनात्मक स्तर पे भी है। और जो आज कांग्रेस की नाकामी है, आपको क्या लगता है लक्ष्मी वर्मा, आपके पास वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको 100% यकीन है कि इन मुद्दों के बल पे अगर हम उतरेंगे तो हारना ही है कांग्रेस पार्टी को? अरे आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज 50% महिला बहनें हैं जिनसे इन्होंने गंगा जल को हाथ में लेके कसम खा के झूठा वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी गंगा जल लेके किसान ऋण माफी की प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, 4 महिलाओं, ये गलत बयान नहीं है। शारिक खान इंटरप्ट मत कीजिए, आऊंगा। हाँ, योजना के माध्यम से जो वो रोजगार कर रही थी उनको हटा के किसी बड़ी कंपनी को लाभ कमाने के उद्देश्य से दिया गया। इसी प्रकार से युवाओं को ठगा गया। आज ये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम से ठगा है। और जिस प्रकार से इन्होंने नियम बनाए हैं, क्या ये ऐसे इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था? और ये तो जब से चुनाव में जीतने के बाद सरकार आई तब से देना चाहिए बेरोजगारों को भत्ता। दूसरी बात, कौशल स्वर्णवीर साहब कैसे देखते हैं आप, क्या कितना आसान होगा बीजेपी के द्वारा दुर्ग को भेजना? देखिए कौशल स्वर्णवीर देखिए, अमित शाह जी का दौरा निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके जो 6 मंत्री हैं उनका जो गढ़ है वहां से उन्होंने चुनावी आगाज किया है। लक्ष्मी वर्मा जी आपसे हो गया, कौशल जी की बारी है, प्लीज मैम। ग्रामीण विकास की जो बात, कौशल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से चुनावी आगाज किया है, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार के 6 मंत्री आते हैं। तो कहीं न कहीं जो 18 जो विधानसभा सीटें इस दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसमें से 18 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। तो कहीं न कहीं काफी मजबूत स्थिति में थी। बस्तर और सरगुजा के बाद आप देखेंगे तो मैदानी इलाकों में जो दुर्ग है वहां पर कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में और काफी मजबूत स्थिति में है। तो अमित शाह ने जिस तरह से राज्य सरकार पर हमले बोले हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि वो दुर्ग में जो दुर्ग का जो किला है उसको भेजने के लिए उन्होंने अपनी जो रणनीति तैयार की है। आप देखेंगे वहां पर जितने भी, लेकिन सर सवाल ये कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा बीजेपी के लिए सब कर पाना? मुमकिन कितना आसान हो, कितना मुमकिन हो पाएगा बीजेपी के लिए? ये इस पर पार पाना मुझे लगता है ये काफी कठिन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी मुद्दों की कमी है। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जो जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो जनहित के जो मुद्दे लाए हैं और जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जो योजनाओं के तहत जो डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, हाँ। उससे मुझे ऐसा लगता है कि गांव गरीब किसान और जो निचले वर्ग के जो लोग हैं वहां तक वो जो योजना का जो लाभ है वो पहुंच रहा है। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कौशल स्वर्णवीर साहब चर्चा में शरीक होने के लिए। लक्ष्मी वर्मा जी आपका शुक्रिया और शारिक खान प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।